कोई गर्लफ्रेंड आपकी? नहीं। हाँ, राजा भैया वाला वो कंप्लीट करिए ना। देखिए, दुश्मनी कभी नहीं थी। क्या था फिर? वो पिछले चुनाव में कुछ वक्तव्य को लेकर के हुआ था, लेकिन दुश्मनी कभी नहीं थी। किसान अपनी फसल बचा नहीं पा रहा है, अपना दिन भर काम करके रात तक जाग रहा है, खेतों में सो रहा है, या आवारा पशु। बहुत मजबूती से ऑपोजिशन अपनी बात रख रहा है, लोगों की बातें गूंज रही हैं, और हम जो चाहते हैं उस पर डिस्कशन के लिए सरकार धीरे धीरे राजी हो रही है। लोकसभा चुनाव 2024, इस चुनाव में जनता ने जिन्हें अपना जनप्रतिनिधि बनाया वो देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में पहुंचे। लोकसभा में पहुंचते ही उनके साथ जुड़ती हैं कुछ जिम्मेदारियां, कुछ कर्तव्य, जनता के प्रति उनका काम करने का जज्बा, और इस सब से निकलते हैं कुछ सवाल, अच्छे बुरे कड़वे सवाल। इन सवालों को लेकर के आज लोकमत हिंदी की टीम पहुंची है पुष्पेंद्र सरोज के पास। पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी लोकसभा सीट जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां से सांसद चुने गए। 25 साल की उम्र में वो लोकसभा सांसद बन चुके हैं। पुष्पेंद्र सरोज की पढ़ाई लिखाई, उनकी पढ़ाई लिखाई का सांसद बनने के बाद अब उनके क्षेत्र की जनता पर क्या असर पड़ेगा, कैसा असर पड़ेगा, सांसदी का उनके लिए मतलब क्या है, और इस छोटी सी उम्र में 25 साल की उम्र सांसद बनने के लिए छोटी सी ही कही जाएगी, उसमें उनका टिकट मिलना और चुनाव जीतना, इसमें परिवार का कितना योगदान है, उनके परिवार का पहले से राजनीति में सक्रिय होना कितना जिम्मेदार है, इस सब के बारे में तसल्ली से बात होगी। आखिर तक देखिए। पुष्पेंद्र जी, लोकमत हिंदी डिजिटल में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपको। इससे पहले कि मैं बाकी सवालों पे चलूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि संसद में आपके दिन कैसे जा रहे हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप उस जमात पे बैठ के, उस देश की सबसे बड़ी पंचायत है, कैसा लग रहा है आपको वहां बैठ करके, क्या फील आ रहा है? देखिए, स्वाभाविक है कि सबसे पहले इतने कम उम्र में संसद भवन में जाना, देश की सबसे बड़ी पंचायत जैसा आपने कहा वहां पे जाना, यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस लोग आते हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ साथ पूरा कैबिनेट वहां पर है, और वहां पे हमारे देश की नीतियां बनती हैं, जो बातें वहां पे कही जाती हैं वो पूरे देश में गूंजती हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत नया एक्सपीरियंस है, और बहुत सरियल एक्सपीरियंस है। अभी भी उससे हम वाकिफ हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, किस तरीके से अपने लोगों का मुद्दा वहां पे रखा जाए, किस तरीके से सरकार से साथ काम करके या फिर सरकार को टोक करके अपने लोगों का काम निकले, भारत आगे बढ़े, इस पे हम आगे चल करके, इस पे अभी हम देख रहे हैं, इस पे हम रिसर्च कर रहे हैं, और बहुत साफ सुथरे तरीके से कैसे मैं अपने लोगों की बात रख सकता हूँ, अपने प्रदेश के लोगों की। तो अभी तक क्या समझ में आया, क्या क्या रास्ता लेना पड़ेगा पुष्पेंद्र सरोज को अपने लोगों के लिए कुछ करने के लिए संसद में? देखिए, अगर हम टेक्निकली बात करें तो आज का दिन ही एक पहला ऐसा दिन था जहाँ पे डिस्कशन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हो पाया। जी जी। और आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन माननीय राहुल गांधी जी ने बहुत सकारात्मक होकर के, बहुत सटीक तरीके से, बहुत से ऐसे अन्य मुद्दे थे जो अपने लोगों के, जिस पे चुनाव लड़ा गया, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा हो, इसके बारे में बोला, अग्निवीर जैसे योजनाओं के बारे में बोला। तो अभी जो सिलसिला चल रहा है वो एक्सपीरियंस ऑफ बड़े पार्टी के लीडर्स पहले अपने लोगों की बात रख रहे हैं। तो ये सीखने को मिला है कि बहुत कम समय मिलता है, और कम समय में ज्यादा से ज्यादा बात कितनी सटीक तरीके से अपने लोगों की रख सके, और वो मैसेज अपने लोगों का हम संसद भवन में पूरे देश में पहुंचा सके, सरकार के कान तक पहुंचा सके। अभी किस तरीके से कार्रवाई होगी, कि एक्शन होगा, किस तरीके से सरकार उस मुद्दों को लेगी, उस पर अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, वो समय बताएगा कि क्या मान करके एक साथ काम करके सरकार काम करना पसंद करेगी। क्योंकि 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं, सरकार उनकी है, बहुमत नहीं बहुमत है। नहीं। बीजेपी को अपने दम पे बहुमत नहीं है, अपने दम पे बहुमत नहीं है, उनको अपने सहयोगी दलों की और ऑपोजिशन जो पहली बार इतना स्ट्रांग है उनकी सुननी पड़ेगी। तो किस तरीके से सरकार काम करेगी वो वक्त ही बताएगा, वो हम देखेंगे आगे चल करके। लेकिन जितना अनुभव अभी तक मेरे को लगा है, बहुत मजबूती से ऑपोजिशन अपनी बात रख रहा है, लोगों की बातें गूंज रही हैं, और हम जो चाहते हैं उस पर डिस्कशन के लिए सरकार धीरे धीरे राजी हो रही है। मैं आपसे अभी आपके सांसद बनने के बाद की बात तो करेंगे ही, लेकिन जब आप चुनाव प्रचार कर रहे थे अपने क्षेत्र में, जैसे आपने खुद कहा कि इतनी छोटी सी उम्र में
संसद भवन पहुंचना बड़ी बात है। पहले तो उसके लिए बधाई आपको। वाकई 25 साल की उम्र में अपने पहले चुनाव में ही जीत दर्ज करके संसद भवन पहुंचना बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब आप चुनाव प्रचार कर रहे थे पुष्पेंद्र, आप खुद 25 साल के हैं, आप जब लोगों से मिलजुल रहे थे, आपको अपने इलाके में कौन से बड़े 5 मुद्दे लगे जो आपको लगा कि आपकी बात लोगों को समझ में आई और आपको लोगों ने संसद तक पहुंचाया? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से आता हूँ, जो लोकसभा है हमारी, और मैं जब चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी, तब जब मैं अपने लोगों के बीच में गया, मेरे पिताजी हालांकि उस क्षेत्र से बहुत पुराने उनके ताल्लुकात हैं जी। वो एमएलए भी हैं उस इंद्रजीत सरोज जी, और उनको कौशाम्बी का विकास पुरुष भी कहा जाता है अपने लोगों द्वारा। तो जब मैं लोगों के बीच में गया, तो जो मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे और जो जमीनी मुद्दे, कोर हमारे जिले से रिलेटेड इश्यूज हैं, राष्ट्रीय मुद्दे रहे बेरोजगारी और महंगाई। ये 2 मुद्दे ऐसे थे जिस पे चुनाव लड़ा जा रहा था। बाद में एक ऐसा मुद्दा आया जो भारतीय जनता पार्टी ने संविधान बदलने की बात की और उसको चैलेंज किया और ये कहा कि हम संविधान में संशोधन करेंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी 400 पार की, तो हम संविधान इस हद तक बदलेंगे कि हमारा काम हो सके। तो ये एक मुद्दा मिड चुनाव बना, हमारे लोगों को, हमारे समाज के लोगों को बहुत प्रभावित किया ये मुद्दा। जो कोर इश्यूज, जो जमीनी इश्यूज, लोकल इश्यूज जो थे हमारे क्षेत्र के, वहां पे किसानों का एक बहुत बड़ा इशू है कि आवारा पशु उनके खेत रात भर चर जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा इशू है। किसान अपनी फसल बचा नहीं पा रहा है, अपना दिन भर काम करके रात तक जाग रहा है, खेतों में सो रहा है, ये आवारा पशुओं की वजह से। ये बहुत ज्यादा त्रस्त है, ये मुद्दे रहे, मुद्दा बहुत त्रस्त है। दूसरा एक मुद्दा हमारे कौशाम्बी में ये रहा है कि जिस तरीके से जो 10 साल के पूर्व सांसद वहां पे रहे थे, जनता ने उनको 10 साल सांसद बनाया, उन पे विश्वास जताया। विनोद सोनकर जी, उन्होंने जनता का अपमान किया। चुनाव के दौरान ऐसे एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने जनता को गाली दी। कई ऐसे चीजें सामने आई कि जनता का मान सम्मान उन्होंने रखा। जनता जब उनके दरबार जाती थी तो उनकी कोई सुनवाई नहीं थी, उल्टा अपमान तरीके से उनसे बात करना, उनको ठुकराना। तो वहां पे एक लोकल मान सम्मान की लड़ाई चल रही थी। तो अब की बार जनता चुनाव लड़ रही थी और जनता ने जब एक नया चेहरा देखा, एक यंग चेहरा देखा, एजुकेटेड चेहरा देखा, तो उन्होंने वो पसंद किया। ये बताइए पुष्पेंद्र कि ये चुनाव लड़ने का आइडिया किसका था? क्योंकि आपके पापा तो 5 बार से विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री भी राज्य सरकार में रहे हैं, इंद्रजीत सरोज जी जिनकी हम लोग बातचीत कर रहे थे, वो 2017 में चुनाव हार गए थे मेरे ख्याल से। देखिए, इस बार आप चुनाव लड़े, वो किसका आइडिया था? आपने प्रपोज किया था कि आप लड़ना चाहते हैं या पिताजी ने कहा कि भाई लड़ो, तुम अब संभालो, अगली पीढ़ी संभाले? देखिए, चुनाव मैं लड़ना चाहता था और ऑफ कोर्स सी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरी मुलाकात पहले हुई थी। उन्होंने मेरे को देखा था 1 साल पहले चुनाव से। अच्छा। वो मेरे पिताजी बीमार थे, तब वो आए थे घर, तब उन्होंने देखा था, उन्होंने एज पूछी थी। और क्योंकि उनका नजरिया ये है कि राष्ट्र की बातें को मिक्स करके जो हमारे लोकल क्षेत्र की बातें बहुत अच्छी तरीके से एजुकेटेड लोग पार्लियामेंट में रखें ताकि उनकी सुनवाई हो। वो खुद बाहर से पढ़े लिखे, उनका एक अलग विजन है। जो लोग एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड बैकग्राउंड से हैं और बहुत साफ तरीके से अपनी जुबान संभाल के अपनी बात रखते हैं, वो उसको उन्होंने राजनीति में अब की बार जिस तरीके से टिकट बटा, ऐसे कई से नए सांसद आए, मेरे साथ सहयोगी भी ऐसे कई हैं जो मेरे एज ग्रुप के हैं, तो वो चाहते हैं कि यंग लोग आकर के अपने लोगों की बात रखें। तो इसका पूरा श्रेय सबसे पहले उनको जाता है और फिर पूरा श्रेय मेरे कौशाम्बी की जनता को जाता है कि उन्होंने अब की बार एक नए चेहरे, एक युवा सांसद को चुनने का मौका। बिल्कुल। चलिए, आपकी पढ़ाई लिखाई की बात आप कर रहे थे। जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, कई बार फैक्चुअल गलती भी हो जाती है तो माफ करिएगा, देहरादून में आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई? जी बिल्कुल। फिर आप लंदन गए? जी। थोड़ा सा बताइए अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में। देखिए, देहरादून में मेरी पढ़ाई वेलम बॉय स्कूल से हुई है 12th तक, और उसके तुरंत बाद मैं लंदन चला गया था। मेरी पढ़ाई अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट में हुई, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। और उसके बाद जब मैं वापस आया तो मैं सक्रिय होकर अपने पिताजी के चुनाव में भी प्रचार किया और ये खुद का मेरा चुनाव था। और अब की जो अनुभव मेरे को मिला वो किसी भी चुनाव से अलग है। तो ये चुनाव लड़ना है, ये तभी दिमाग में आया जब अखिलेश यादव जी ने आपसे एज पूछी, जब वो मिलने आए तब, या उसके पहले भी दिमाग में था कि भाई मुझे जाकर के
राजनीति करनी है। उससे पहले ये था कि कभी ना कभी राजनीति करनी है। ओके। इतनी जल्दी नहीं करनी है, इतनी जल्दी किसी के दिमाग में नहीं आता है कि उनको टिकट भी मिलेगा वो या फिर जनप्रतिनिधि कर पाएंगे अपने लोगों का। लेकिन संजोग बनते चला गया, लोगों का विश्वास मिला, अपने लोगों का विश्वास मिला, आशीर्वाद मिला सबका, और संजोग बनते चला गया और हम सांसद बन गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात है, जैसा मैंने पहले भी कहा। अच्छा देखिए, कई बार क्या होता है कि अब आप संसद में हैं, अब आप सांसद हैं, ये जो फेज है वो आपको कुछ सिखाएगा जीवन के बारे में। चुनाव लड़ने का जो दौरान होता है, जब आपको टिकट मिल जाता है, जब आप लड़ाई शुरू कर देते हैं मैदान, वो जो फेज होता है, उसने पुष्पेंद्र सरोज को क्या सिखाया? वो चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया थी, उसमें क्या क्या सीखा आपने, अगर आप थोड़ा रिकॉल कर पाए एक देखिए, हर युवा के चुनाव नाते। कठिन होता है, हर चुनाव एक अलग ढंग से लड़ा जाता है। हमारे भी जिले में कुछ ऐसी कठिनाइयां थी जिसको हमको फेस करना पड़ा। और बेसिक चीज ये होती है कि आप अपने मुद्दे की जनता तक कितनी सटीक तरीके से पहुंचा सके, कि हर वर्ग के, हर इंसान के कानों तक, उनके दिल तक वो मुद्दे जा सके। दो तरीके की बात है कि अभी उनके साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है, वो समझ पाए कि ना समझ पाए, और दूसरा आप आएंगे तो आप उनके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, ये चीज समझाना, ये सबसे मुश्किल काम होता है। चुनाव में कई सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो ऑफ बुक होती हैं, कानून से हटके, लीक से हटके करनी पड़ती हैं चुनाव में, और ये सच्चाई है। आप पढ़ लिख कर गए थे लंदन से, आपके सामने जब ये सब खुला होगा, देखा, कभी कुछ ऐसा फेस करना पड़ा जो आपको लगा कि नहीं करना चाहिए लेकिन चुनाव की वजह से करना पड़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने पूरे चुनाव फर्स्ट डे से लेके एंड तक मुद्दों पे लड़ा। हम अपने लोगों के बीच मुद्दा लेकर गए, उनके भविष्य के बारे में बात की, उनके बच्चों के भविष्य के बारे में बात की, उनके खेतों के बारे में बात की, उनके पेंशन के बारे में बात की, और जिस तरीके से महंगाई ने सबको त्रस्त कर रखा है उस तरीके पे बात की। हमने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में जितनी बातें नहीं कही होंगी, जितने उनको खुद के मुद्दे उनके क्या हैं और खुद के उनके मसले क्या हैं, वो गिनवा करके हमने वोट मांगा। अच्छा, मतलब आपने भारतीय जनता पार्टी पे अटैक करने से ज्यादा उनके मुद्दों को बाहर लाने पे फोकस किया। जी, मेरा व्यक्तिगत व्यवहार यह है कि मैं किसी पे अटैक करूं ना करूं, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको उजागर करना बहुत जरूरी था, और हम आएंगे तो किस तरीके से, किस ढंग से काम करेंगे, ये संदेश उन तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। तो ये सबसे कठिन काम होता था, तो इसलिए हमने एक बहुत डिफरेंट अप्रोच अप्रोच किया। बताइए थोड़ा। लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा होता है, 5 विधानसभा होती है, बहुत एरिया कवर करना होता है। हमने लोकसभा का चुनाव एक प्रधानी के चुनाव की तरह लड़ा। इसका मतलब यह होता है कि हम डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे चुनाव में। हमने कोई भी ऐसी नुक्कड़ सभा नहीं की या फिर रैलीज मल्टीपल नहीं की। हमारी एक रैली थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रैली, और एक हमारी नामांकन सभा जिसमें भीड़ हमने इकट्ठा की थी और लोग खुद से आए थे। बाकी सारे पूरे चुनाव में हम खुद गए, लोगों के पास घर घर गए, सुबह से लेकर के शाम तक। हम हर दिन 10-12 कभी 28-28 गांव कवर किया पैदल। तो ये पैदल अप्रोच लोगों को ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि न्यू फेस होने के कारण मुझे अपने लोगों से मिलना बहुत जरूरी था, व्यक्तिगत रूप से उनका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी था। तो लोगों को ये डिफरेंट लगा, ये फेज ज्यादा अच्छा लगा, तो लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। ये बताइए, एक और सवाल उठ रहा है आपको लेकर के, आप जैसे और भी जो कुछ उम्मीदवार संसद पहुंचे हैं, कि ठीक है आप 25 साल की उम्र में पहुंचे हैं, आप अपने दम पे चुनाव लड़के पहुंचे हैं, इसको कोई नहीं नकार रहा, लेकिन ये लोग पूछते हैं कि भाई पुष्पेंद्र सरोज को 25 साल की उम्र में समाजवादी पार्टी का टिकट इसलिए मिल गया क्योंकि उनके पिताजी 5 बार से विधायक थे, कैबिनेट मंत्री थे। लोग पूछना चाहते हैं कि पुष्पेंद्र सरोज बताएं कि क्या आप ही के पार्टी के किसी दूसरे कार्यकर्ता जिसकी उम्र 25-26 साल होगी, आपको लगता है कि ऐसा बैकग्राउंड नहीं होगा उसको तो इतनी जल्दी उसको मौका मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, राजनीति में नहीं मिलेगा। राजनीति में क्या, किसी भी प्रोफेशन में आप देखेंगे तो इतनी जल्दी किसी भी आउटसाइडर पे ट्रस्ट नहीं हो पाएगा, और इस चीज को मैं नकार नहीं सकता कि मुझे टिकट मिला है। मेरे पिताजी का जो पार्टी के लिए या फिर उस क्षेत्र के लिए जो योगदान रहा है, उसमें मेरे को हेल्प मिली, और इस चीज को मैं नकार नहीं रहा। जहां मैं इस चीज को नहीं नकार रहा हूँ, वो लोगों को इस चीज को भी नहीं नकारना चाहिए कि मैं चुनाव मैदान में था और लोगों ने चुन करके लाखों लाख वोटों से मुझे जिताने का काम किया। वो चीज हेल्प की कि जिस तरीके से मेरे पिताजी ने उस क्षेत्र में काम किया है, हमने उनका नाम नहीं इस्तेमाल किया, हमने उनका काम इस्तेमाल किया। हमने लोगों को काम गिनवाए जब वो मंत्री थे, जिस तरीके से उन्होंने जिला बनवाया,
जिस तरीके से उन्होंने सारी वो सुविधाएं थी जो एक जिले में होनी चाहिए लोगों को दी, और लोग उनको मानते हैं। तो हमने उस तरीके से, उस तौर तरीके से काम किया, और कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहाँ पे आपके फादर के लिनेज का आपको हेल्प नहीं मिलता। तो इस चीज से मैं नकार नहीं सकता। और ऐसे कई लोगों की सूची भी गई थी जिनको टिकट, जिन्होंने अपना प्रस्ताव रखा था, और वो पार्टी ने डिसाइड किया कि सबसे विनेबल कैंडिडेट कौन है, और जब विनेबल कैंडिडेट चूज किया तो वो कैंडिडेट जीत करके आया। मैं यहाँ पे रुक करके 1 मिनट के लिए, आपकी जो बेबाकी है इस मुद्दे पे, ये जो परिवार से जुड़ा हुआ जो सवाल होता है उसमें बहुत लोग उलझ जाते हैं कई बार। आपने जिस बेबाकी से जवाब दिया मैं उसके लिए शुक्रिया आपका खास तौर पे करूंगा। लेकिन अब यहाँ से मुझे लगता है आपकी परीक्षा असल शुरू हो रही है। ठीक है, आपको टिकट मिल गया, आप, कुछ लोग ये भी कहेंगे भाई चुनाव भी इसलिए जीत गए कि भाई पिताजी पहले से सक्रिय थे, आपने खुद ही कहा विकास पुरुष कहते हैं। अब आपको लग रहा है कि पुष्पेंद्र सरोज की बतौर सांसद असल परीक्षा यहाँ से शुरू हो रही है कि अगले 5 साल वो कैसे क्या करते हैं, क्या करेंगे जिससे फिर अगला 5 साल उनको अपने पिताजी के नाम पे न लड़ना पड़े? आपको लग रहा है? जी बिल्कुल। ये 5 साल ये डिफाइन करेंगे कि मेरी राजनीति क्या है। ये 5 साल और कठिन इसलिए होगा कि हमारी सरकार नहीं बन पाई, हम अपने लोगों के लिए उस लेवल पे काम नहीं कर पाएंगे। और ये संदेश देना अपने लोगों को पूरे चुनाव की हमारी सरकार आ रही है, उन्होंने एक ट्रस्ट करके वोट किया कि हमारे सबके काम होंगे, और जब सरकार नहीं बनती है तो ये भी स्वाभाविक है कि सबके काम नहीं हो पाएंगे। तो इस बात का दुख भी है, लेकिन ये एक सच्चाई भी है। तो ये चुनौती और बढ़ जाती है। तो किस तरीके से हम सरकार के साथ काम करके या फिर सरकार के साथ संवाद करके अपने लोगों के मुद्दे रख करके अपने लोगों का काम करवा पाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है, और वक्त बताएगा। और मैं पूरा परिश्रम करूंगा इस चीज के लिए कि अपने लोगों का सम्मान किस तरीके से संसद भवन में रखें, और लोकली भी उनके लिए कैसे काम हो सके। चलिए, मैं भी कोशिश करूंगा बतौर पत्रकार कि जहां कमी लगेगी आपको मिल करके टोका जाए, है ना। एक सवाल यहाँ पे और है, और वो सवाल थोड़ा सा लोकल लेवल पे जो जानकार हैं उन्होंने मुझे बताया, जो आपके इलाके की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं। उनका कहना था कि राजा भैया और आपके परिवार में एक पुरानी अनबन रही है, खटास रही है, लेकिन चुनाव के दौरान आपने कहा कि भैया का आशीर्वाद मिल गया है, और रिजल्ट के बाद आप उनसे मिलने भी गए। तो क्या अब ये माना जाए कि आपके परिवार में और राजा भैया में जो पुरानी अदावत थी वो अब सेटल है, कोई दिक्कत नहीं है, या क्या था? मतलब इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई इसमें कुछ टिप्पणी करने वाली बात नहीं है। मैं व्यक्तिगत, मेरा जो नेचर है वो किसी को प्रेजुडिस लेकर के मैं किसी के साथ कोई स्वभाव नहीं करता हूँ। मेरे पास अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आते हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वोट दिया मदद मांगने के लिए। क्या क्या मदद मांगते हैं पहले ये बताइए, फिर राजा भैया वाला सवाल मैं छोड़ूंगा नहीं। ये इंटरेस्टिंग है, मतलब क्या क्या लोग मदद मांगते हैं एक सांसद बनते ही? मतलब आप सांसद तो बन गए, आपकी सरकार नहीं बनी वो अलग चीज है, लेकिन क्षेत्र के लोगों को तो अब हो गए भाई, अब तो सांसद जी हैं। क्या 4-5 मदद लोगों ने मांगे अभी पिछले कुछ दिनों में, इंटरेस्टिंग, जो आपको भी सुनकर लगा होगा कि यार इसमें कैसे करें? कुछ लोग लेजिट मदद मांगते हैं जो हमारे संसदीय कार्य में आती है। जिस तरीके से कुछ लोग पानी के लिए नल मांगते हैं, या फिर कोई ग्रामीण विकास के लिए सड़क हो गई या घर हो गया, ऐसी मदद जो मांगते हैं लोग, और स्पेशली अभी बारिश हो रही है तो सड़क का बहुत बड़ा इशू जी। कुछ लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो सांसद नहीं कर पाता है। जैसे कुछ लोग मदद मांगते हैं कि उनकी घर की बहू भाग गई, या फिर बाइक चोरी हो गई, या फोन चोरी हो गया। ऐसे मदद जो हम नहीं कर पाते हैं तो उनको समझाना पड़ता है। वहाँ के लोगों को एक्चुअली पता नहीं है कि क्या काम को किसके अंडर आता है। तो सांसद होने के नाते वो हर जगह हाथ पैर जरूर मांगते हैं, मदद मांगते हैं। जो मेरे अंदर होता है वो मैं करने की कोशिश करता हूं। बेचैन होते हैं, उनको लगता है सांसद ये, और यहाँ पे एक सांसद के तौर पे मुझे लगता है वो जिम्मेदारी आपकी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उनको अच्छे से समझाना होगा जी भाई जो आप कह रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता, और ये यही होता होगा मुझे लगता है। अच्छा चलिए, ये मुझे बताइए कि जब आप चुनाव जीत गए, जब आप पिताजी से मिले चुनाव जीतने के बाद, जब मुलाकात हुई होगी, जब आपको मिल गया वो सर्टिफिकेट और चुनाव जीत गए, क्या सुझाव दिए उन्होंने आपको? कुछ सुझाव दिए कि भैया अब आगे इन तरीकों से बढ़ना, आगे हमारा अनुभव है, हम तुमको बता रहे हैं? देखिए, उनका सफर बहुत पुराना रहा है, और सुझाव उनका यही रहा है कि जिस तरीके से आप पहले चुनाव के टाइम लोगों से मिलते हैं, उसी स्वभाव से आपको लोगों से बाद में मिलना पड़ेगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है,
और बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं दिल्ली और अपने क्षेत्र के बीच में। लेकिन सुनवाई सबकी होनी चाहिए। बाद में चल के काम आपके अंतर्गत आता है, आप मदद कर पाए या फिर नहीं, लेकिन सुनवाई सबकी होनी चाहिए। आप सबकी बात सुने और जहाँ पे आप काम कर सकते हैं तुरंत काम करिए, और थोड़ा सा 1-2 कदम और आगे बढ़ना है जहाँ पे, वहाँ पे बढ़ के भी काम करा सकते हैं तो करिए। कुछ ऐसे काम होते हैं स्वाभाविक है जो नहीं हो पाते हैं, तो उनको समझाना भी बहुत जरूरी है। तो वो समझाने की भी जिम्मेदारी हम पे ही है और हम वही करते हैं। वो करते भी हैं, करते रहेंगे, मुझे लग रहा है वो पाठशाला को करना ही पड़ेगा, है ना। एक सवाल यहाँ पे, हाँ राजा भैया वाला वो कंप्लीट करिए ना, जो बात चल रही है कि भाई एक दुश्मनी या नाराजगी थी, आपने कहा कि भैया का आशीर्वाद मिल गया है, तो क्या आप चीजें ठीक हैं, वो जरा कंप्लीट करिए। देखिए दुश्मनी कभी नहीं थी। क्या था फिर? वो पिछले चुनाव में कुछ वक्तव्य को लेकर के हुआ था, लेकिन दुश्मनी कभी नहीं थी। और मैं उनसे मिला भी, उन्होंने मेरे को बधाई दी, मैंने उनको धन्यवाद दिया, क्योंकि उनकी भी एक अपनी पार्टी है, उनका भी अपना वोट बैंक है। और जब हम उनके वोट बैंक के पास वोट मांगने गए थे, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और हमारे बीच में हमको चुना, हमारे विजन को चुना, हमारी बातों को सुना और हमको वोट दिया। तो इसलिए धन्यवाद देने गए थे, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम दोनों के बीच कोई दिक्कत है। आखिर के 2 सवाल बहुत आपसे जुड़े हुए, कोई राजनीति नहीं, कोई कुछ नहीं। 25 साल की उम्र आपकी उम्र है, पढ़ाई लिखाई अपने बाहर से की, अब आप यहाँ के सांसद हैं, कौशाम्बी का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुष्पेंद्र सरोज को जब मन हल्का करना होता है, अभी तक क्या करते थे? कोई फिल्म देखते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, कहीं घूमने जाना पसंद करेंगे? अब मैं अपने फ्रेंड्स के बीच में रहना पसंद करता हूँ। अच्छा, दोस्तों के साथ रहते हैं? दोस्त जहाँ, वहीं पे सब कुछ आसान, वहाँ पे सब अच्छा, मन हल्का हो जाता है। मन हल्का हो जाता है। और कोई गर्लफ्रेंड आपकी? नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है 25 साल की उम्र तक? मतलब ये तो आप, मतलब छुपाने की जरूरत तो मुझे लगता है। मुझे छुपाने की जरूरत, छुपाएंगे तो उनको बुरा भी लगेगा। फ्री टाइम नहीं, फ्री टाइम में मैं अपने दोस्तों के बीच में रहना चाहता हूँ, और उन्हीं में मन हल्का बहुत हो जाता है, हंसी मजाक हो जाता है। अच्छा, कुछ OTT या फिर इन सब सोशल मीडिया में नहीं, वो बस आपसी में। गाने वाने सुनते? हाँ, गाने वाने। कैसे गाने पसंद है आपको? देखिए मुझे सूफी सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, और इंग्लिश में इंडी सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, रेट्रो म्यूजिक अच्छा लगता है। गुनगुनाना पसंद है? अगर 1-2 लाइन आप? नहीं, कोई पसंदीदा गुनगुनाना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, और ना मेरे को उस चीज में कोई इंटरेस्ट है। सुनना पसंद है? बस सुनना पसंद। अच्छा, अब यहाँ ये सवाल जवाब तो हो गए पूरे, बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक। अभी मैं कुछ नाम लूंगा कुछ लोगों के, चाहे वो राज्य की राजनीति से जुड़े हुए हैं, देश की राजनीति से जुड़े हुए हैं, आप उनके जवाब जितने छोटे में जल्दी देंगे उतना बेहतर होगा, है ना। जो भी आप सोचते हैं, जो पहला आपके ध्यान में आता है। मायावती जी। साइलेंट। योगी आदित्यनाथ। बुलडोजर के नाम से जानते हैं लोग उनको। राजा भैया। उनका लोकल लेवल पे वोट बैंक काफी है। विनोद सोनकर, जिनको आपने हराया चुनाव में। ईगो की वजह से वो हार गए चुनाव। केशव मौर्य हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं उनके। नहीं, ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं केशव मौर्य के बारे में? मैं उनको व्यक्तिगत रूप से और उनके राजनीति को इतना फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन हैं, वो अपने समाज के लीडर हैं। अखिलेश यादव जी। वो विजनरी हैं। डिम्पल यादव। वो बहुत हम्बल हैं। राहुल गांधी। द नेक्स्ट लीडर। प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी जी बहुत लविंग सिस्टर के रूप में आती हैं। और अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनको पता है कि कहाँ कैमरा है, कहाँ कैसे पेश आना है, किस तरीके से कहाँ पिंच करना है, कौन सी तार कहाँ खींचना है। जैसे आज संसद भवन में भी उन्होंने एक तार खींची, जो उन्होंने तार खींची जी, उन्होंने संसद भवन में आज एक वक्तव्य हुआ कि राहुल गांधी जी ने कुछ बोला था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदुइज्म का फ्लैग लेकर के उनको हरा दिया गया है, उनके वायलेंस को हरा दिया गया है, वायलेंस कर। तो उन्होंने वो उसको भारतीय जनता पार्टी ना समझ के पूरे हिंदुइज्म को वो करते हुए सब संसद भवन में बोला कि ये हिंदुइज्म पे ठेस पहुंचा रहे हैं हिंदुओं की। तो वो जानते हैं कि कहाँ पे किस तरीके से पुल करना चाहिए और किस तरीके से
लोगों तक कैसे मैसेज पहुंचा। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र, इतने अच्छे से बातचीत करने के लिए, और पूरा दिन इनका व्यस्त था और शाम में समय देकर के अपने आमंत्रित किया, अपने बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।